अस्सलामुअलैकुम डियर व्यूअर्स। आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स 2 का जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे वो है रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। और रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स स्टार्ट करने से पहले और इनके इन तमाम टॉपिक्स को डिस्कस करने से पहले थोड़ा सा हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन लेना चाहिए कि ये नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स क्या है। उसके बाद हम लोग ये किसने रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरीज दी, क्या एडवांसमेंट आई, वो सब चीज़ें हम देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि क्वांटम मैकेनिक्स जो है ये क्या चीज़ है। 1900 से पहले पहले ऑलमोस्ट तमाम फिनोमिनाज एक्सेप्ट माइक्रोस्कोपिक लेवल एक्सप्लेन हो चुके थे, लेकिन जब हम माइक्रोस्कोपिक वर्ल्ड में आए तो लाइक ब्लैक बॉडी रेडिएशंस, ये ऐसा फिनोमिना था जो हम क्लासिकल फिजिक्स से एक्सप्लेन नहीं कर पाए। तो इसके लिए मुख्तलिफ थ्योरीज देना स्टार्ट हुई, जो सबसे पहले 1900 में मैक्स प्लांक ने दी, जिसमें कहा गया कि एनर्जी जो है वो पैकेट्स की शक्ल में होती है। देन 1905 में आइंस्टाइन, उन्होंने भी इस बात को वैलिड कहा और कहा ये बात लाइट भी जो है वो भी एनर्जी पैकेट्स की शक्ल में है। और उस एनर्जी पैकेट्स का क्या नाम है, वो गिलबर्ट न्यूटन लिवाइस ने उन एनर्जी पैकेट्स का नाम फोटॉन है। ये डिफरेंट थ्योरीज जो थी, इन डिफरेंट थ्योरीज को एक्सपेरिमेंट से वेरीफाई किया गया और मुख्तलिफ साइंटिस्ट ने इसमें कंट्रीब्यूशन दिया, जैसा कि कॉम्पटन थे, बोहर थे। और इसके बाद 1923 में डी ब्रोगली ने कहा कि अगर वेव पार्टिकल नेचर रखती है तो पार्टिकल भी वेव बिहेवियर डिस्प्ले करता है। इन थ्योरीज, तमाम थ्योरीज की वेल्डिंग की गई, कंबाइन किया गया एक्सपेरिमेंटल फाइंडिंग्स को और बोहर पोस्टुलेट्स को बाय टू साइंटिस्ट, हाइजेनबर्ग एंड श्रोडिंगर। जो हाइजेनबर्ग थे, इन्होंने ये इंस्पायर्ड थे प्लांक और बोहर की थ्योरीज से, जबकि श्रोडिंगर जो थे वो इंस्पायर्ड थे डी ब्रोगली पोस्टुलेट्स। तो इन्होंने ये रिफाइंड थ्योरी बनाई और इसका नाम आया क्वांटम मैकेनिक्स। ये तमाम अभी तक जो हमने डिस्कस की, ये ओल्ड क्वांटम मैकेनिक्स। और इस क्वांटम मैकेनिक्स की डेफिनेशन है कि थ्योरी प्रोवाइड्स डिस्क्रिप्शन ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नेचर एट माइक्रोस्कोपिक लेवल। यानी कि माइक्रोस्कोपिक लेवल में नेचर के जो भी फिनोमिनाज होंगे, जो भी उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज होंगी, उसकी थ्योरी क्वांटम मैकेनिक्स में डिस्कस की जाती है। क्वांटम मैकेनिक्स में हाइजेनबर्ग ने मैट्रिक्स मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस की, श्रोडिंगर ने वेव मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस की। और जो इन्होंने वेव मैकेनिक्स इंट्रोड्यूस की, उस वेव मैकेनिक्स में जो पार्टिकल का वेव बिहेवियर बताया जाता है वो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन से बताया जाता है, जो है एच साई इज इक्वल टू ई साई। H is Hamiltonian, psi is a wave function, E is the energy of the system, and psi is the again wave function, eigen wave function which is reproduced. अगर हम हैमिल्टोनियन की वैल्यू पुट करें तो ये काइनेटिक एनर्जी है, ये पोटेंशियल एनर्जी है और ये एनर्जी ऑपरेटर। ये जो इक्वेशन हमारे सामने आई है, ये नॉन रिलेटिविस्टिक इक्वेशन। नॉन रिलेटिविस्टिक, इसके अंदर स्पीड ऑफ लाइट का फैक्टर मौजूद नहीं है। तो ये 1900 से लेके 1925 तक जो क्वांटम मैकेनिक्स थी, इसको नाम दे दिया गया नॉन रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। हालांकि ये क्वांटम मैकेनिक्स भी बेस करती है श्रोडिंगर वेव इक्वेशन पर, लेकिन इसमें श्रोडिंगर वेव इक्वेशन को हम अप्लाई करते हैं फॉर दोज केसेस जहां पे स्पीड लो है।
और जहां स्पिन का भी अमल दखल नहीं है, क्योंकि ये स्पिन के बारे में भी नहीं बताती। 1926 से ऑनवर्ड जो क्वांटम मैकेनिक्स की थ्योरीज आई, दैट इज द रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। इसके अंदर हम स्पीड ऑफ लाइट को भी डिस्कस करते हैं, और ये थ्योरी श्रोडिंगर का भी कंट्रीब्यूशन है इसमें, क्लीन का, गॉर्डन का, और बाद में जो रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स जो जदीद आई हुई है उसमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है डायरेक्ट। इन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स को कंबाइन किया विद स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी के साथ। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी और जनरल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आप लोग जानते हैं, ये दोनों थ्योरीज दी थी आइंस्टाइन। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी तमाम फिजिकल फिनोमिनाज एक्सप्लेन करती है इन द एब्सेंस ऑफ ग्रेविटी। तो स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को क्वांटम मैकेनिक्स के साथ जोड़ा गया और हाई स्पीड भी डिस्कस हुई इस रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। तो ये रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स से कुछ पॉइंट्स हैं कि आपको उसी तरीके से वेव फंक्शन की जरूरत होती है, आपने श्रोडिंगर वेव इक्वेशन ही यूज करनी है, लेकिन श्रोडिंगर वेव इक्वेशन में हम स्लाइड मॉडिफिकेशन करें। वो मॉडिफिकेशन कुछ इस तरह की होगी कि हमें उस इक्वेशन को लोरेंट्स कोवेरिएंट बनाना पड़ेगा। लोरेंट्स कोवेरिएंट क्या है? लोरेंट्स कोवेरिएंट ये है कि अगर आप एक इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस से दूसरे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में जा रहे हैं, आपकी ऑर्डर चेंज नहीं होना चाहिए। यानी कि जैसे अभी इसमें टाइम के सिस्टम में, इधर आप पोजीशन के सिस्टम में, आप देख रहे हैं कि ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव है, ये सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। ये बेसिकली आपकी स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को सेटिस्फाई नहीं करती। स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी ये कहती है कि आपका, अगर आप ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस चेंज करते हैं, आपका ऑर्डर सेम रहना चाहिए। अगर आप टाइम डेरिवेटिव लेते हैं वो भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, या पोजीशन लेते हैं वो भी फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो, जो कि ड्रैक ने लिया। और क्लीन गॉर्डन ने कहा कि अगर यहां पोजीशन का सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव है तो टाइम का भी हम सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव ही लेंगे। इसको हम आगे लेकर डिस्कस करेंगे इनको वन बाय वन, लेकिन अभी हम इस पूरे चैप्टर की कंप्लीट थ्योरी को डिस्कस कर लेते हैं कि इस चैप्टर में हम फिजिक्स ले पढ़ेंगे क्या। जब ये स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी को कंबाइन किया गया क्वांटम मैकेनिक्स के साथ, तो क्लीन गॉर्डन ने जो अपनी थ्योरी दी, जो उन्होंने दोनों को सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव लिया, टाइम का भी और पोजीशन का, उसमें ड्रॉबैक ये आया कि उसके अंदर जो नेगेटिव एनर्जी सिस्टम की निकली, वो नेगेटिव एनर्जी को तो आगे रिजॉल्व कर दिया ड्रैक ने अपनी होल थ्योरी देकर, लेकिन साथ ही साथ क्लीन गॉर्डन की जो प्रोबेबिलिटी डेंसिटी निकली वो नेगेटिव निकली, जो नामुमकिन है। पार्टिकल की मौजूदगी का इम्कान नेगेटिव नहीं हो सकता, वो तो हर हाल में पॉजिटिव हो। तो ये ड्रॉबैक था क्लीन गॉर्डन का, जिसको रिमूव किया डायरेक्ट। ड्रैक ने थ्योरी दी बिल्कुल क्लीन गॉर्डन इक्वेशन की तरह ही, और एनर्जी भी इन्होंने कहा कि नेगेटिव हो सकती, लेकिन इनकी थ्योरी के अंदर जो एक्सप्लेनेशन थी वो ये थी कि आपका एक इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एनर्जी टू नेगेटिव एनर्जी जंप नहीं कर सकता। इलेक्ट्रॉन अगर जंप करेगा तो वो नेगेटिव एनर्जी से जंप कर कर पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाएगा। इस बात को इन्होंने जिस थ्योरी, मैनी पार्टिकल थ्योरी के जरिए एक्सप्लेन किया, उस थ्योरी का नाम है होल थ्योरी। होल थ्योरी हमें क्या कहती है? होल थ्योरी हमें यह कहती है कि आपका, अगर इस जगह पर एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है नेगेटिव एनर्जी लेवल्स पर, ये पॉजिटिव एनर्जी लेवल्स है और ये नेगेटिव एनर्जी लेवल्स, अगर इन नेगेटिव एनर्जी लेवल्स पर कोई एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है
अगर वो जंप करेगा तो जंप कर कर नेगेटिव एनर्जी से किधर जंप कर कर जाएगा, पॉजिटिव एनर्जी तक। वो भी कब जाएगा, अगर आप एक फोटोन इधर बम्बार्ड करेंगे और वो फोटोन की एनर्जी ग्रेटर देन 2m0c² होगी, तो इलेक्ट्रॉन जंप कर कर नेगेटिव से पॉजिटिव एनर्जी की तरफ जाएगा। और अगर इलेक्ट्रॉन यहां से चला जाएगा तो यहां पर क्रिएट होगा एक होल या पॉजिट्रॉन। तो होल थ्योरी और ड्रैग की थ्योरी से जो एक इन्वेंशन या डिस्कवरी कहें आप, जिस दौर का स्टार्ट हुआ, वो एक ऐसे एंटी पार्टिकल की डिस्कवरी का दौर स्टार्ट हुआ जिस एंटी पार्टिकल का नाम है पॉजिट्रॉन। इसी तरीके से अगर इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव एनर्जी से जंप करके एक नेगेटिव पर आता है, इधर आता है, तो वो जो पॉजिट्रॉन था वो खत्म हो जाएगा और आपका इस प्रोसेस को पेयर एनिहिलेशन बोलते हैं और इसको प्रोसेस को पेयर प्रोडक्शन बोलते हैं। ये पेयर प्रोडक्शन एंड दैट इज कॉल्ड द पेयर एनिहिलेशन। पेयर एनिहिलेशन इज जस्ट द इनवर्स प्रोसेस ऑफ पेयर प्रोडक्शन। ये पेयर प्रोडक्शन का इनवर्स प्रोसेस। तो इस पॉजिट्रॉन की बहुत सी एप्लीकेशंस हैं, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट मैं समझता हूं पॉजिट्रॉन एमिशन टोमोग्राफी, पीईटी। बाकी भी हैं लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पीईटी है। पीईटी आपको मैं पिक्चर भी अभी दिखाऊंगा। ये पीईटी जो है बहुत से एरियाज में इस्तेमाल होती है। न्यूरो इमेजिंग है, क्लिनिकल ऑन्कोलॉजी है, जिसमें आप ट्यूमर्स की मेडिकल इमेजिंग करते हैं। ठीक है, आपकी कार्डियोलॉजी हो गई, फार्माकोलॉजी हो गई, बहुत सी मुख्तलिफ बायो की फील्ड्स हैं जहाँ पर ये यूज़ होती है। और अक्सर आपने इस तरह की मशीन से भी फेमिलियर होंगे कि जहाँ पर किसी पेशेंट को मशीन के अंदर भेजा जाता है उनकी प्रॉब्लम्स को रिजॉल्व करने।